यूनिट 3 बिजनेस कम्युनिकेशन। पहला क्वेश्चन इज बिजनेस कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन। अब ये सिचुएशन है नीचे अलग अलग, इसको देख के अपने पता चलेगा कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन सेम है कि अलग है। देखिए, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स फॉर द स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने स्टाफ के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करें, या एनुअल रिपोर्ट कन्वीन करना यानी भेजना किसी को, पढ़ना किसी के सामने, उसको कन्वीन बोला जाता है। शेयर करना भी लिख सकते। इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद एम्प्लॉइज, जो भी हमारे एम्प्लॉइज है उनको काम सिखाना। और डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, इंट्रानेट मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग इंटरनल पोर्टल, इशूइंग अ प्रेस रिलीज इन द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट। यानी कंपनी के लिए हम कोई भी चीज अगर मेंटेन करें तो वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि कोई भी तरह का अगर समझो इंट्रा व्हाट इज इंट्रानेट मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट करने के लिए अगर इंटरनेट का यूज किया जाता है वो इंट्रानेट है। इंटरनल पोर्टल को मैनेज करना, इंटरनल पोर्टल यानी मतलब हमारे कंपनी के जितने भी अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर करने के पोर्टल से उसको मैनेज करना। और प्रेस रिलीज देना कंपनी के बारे में, ये सब भी कम्युनिकेशन है। अब ये वाली सिचुएशन आप देखो, वॉचिंग द मूवी इन अ थिएटर, ये बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है। फिर रीडिंग अ नॉवेल भी नहीं है। मेकिंग अ कॉल टू मीट विद फ्रेंड्स इन कॉलेज, कॉलेज का स्पेलिंग रॉन्ग है, कोलाज लिखा है। एंड कॉलिंग समवन बाय हैंड जेस्चर, किसी को हाथ से बुलाना अपनी तरफ, इशारा करके बुलाना, उसको हैंड जेस्चर बोलते हैं। These instances are clearly distinct from the examples mentioned above. The first set of examples are objective and time-defined situations of business communication, while the second set of examples are indicative of fundamental verbal and non-verbal activities of communication. एक जगह पे कौन से एग्जाम्पल्स है? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स, टाइम डिफाइंड एग्जाम्पल्स। बराबर, यानी मतलब सिचुएशन क्या सीखे, पहले से मैंने टाइम बांध के रखा हुआ है कि इतनी चीजें आपको सामने वाले से कम्युनिकेट करनी है। कुछ वर्बल है तो कुछ नॉन वर्बल एक्टिविटीज है। वर्बल का मतलब शब्दों का यूज करो, नॉन वर्बल यानी सिर्फ इशारों से बताओ। दो द commonality lies in the fact that both communication and business communication are carried out through listening, सुन के ही, बोल के ही, पढ़ के या तो लिख के, चार चीजें कम्युनिकेशन। ये चारों चार चीजें तुम्हारे पास, ये कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर ये कैपेसिटी आपके पास ना हो तो कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कम्युनिकेशन फॉलोज बेसिक रूल्स ऑफ मैनर्स एंड एटिकेट, एटिकेट यानी बातचीत करने का तरीका। एंड business communication emphasize increasingly on purpose, form and content. पर बिजनेस कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है? पर्पस, मकसद के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर्म यानी किसी स्वरूप का कम्युनिकेशन हो, और कंटेंट, कंटेंट यानी जो चीज आप बता रहे हो ना उसको कंटेंट बोलेंगे। फिर आता है उसके बाद में फीचर्स। देखो, ऑब्जेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या है? बिजनेस के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, और कम्युनिकेशन टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव, इसमें बिजनेस नहीं आता। जबकि नेचर की बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन का नेचर कैसा है कि वो बिजनेस के इश्यूज, फंक्शन और इन्फॉर्मेशन, यानी बिजनेस की सारी बातों के साथ, बिजनेस के काम के रिलेटेड, और जो भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन यानी माहिती उसके साथ में बात करेगा। जबकि कम्युनिकेशन, अकेला कम्युनिकेशन पर्सनल होता है। पर्सनल यानी कई बार खुद के साथ में बात करना, इंटरपर्सनल यानी दो लोगों के साथ में बात करना, सोशल फंक्शन में काफी लोगों के साथ में बात करना, और इन्फॉर्मेशन फैलाना भी उसमें आ जाता है। अब स्कोप, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का स्कोप लिमिटेड है। ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट और बिजनेस, उसके अंदर यानी बड़े बड़े बिजनेस के अंदर, छोटे बिजनेस में, सब में चाहिए। जबकि ये जो है ना बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव, स्कोप कॉम्प्रिहेंसिव यानी बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करे ना वैसा। डिग्री ऑफ फॉर्मालिटी, ये वाला कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन ज्यादा फॉर्मल होता है, जबकि इसमें ज्यादा फॉर्मालिटी की जरूरत नहीं पड़ती। किसकी बात करें? अकेले
कम्युनिकेशन में। फॉर्मेट, ये स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब पहले से सवाल बना के जाते हैं या इंफॉर्मेशन बना के जाते हैं, और डायरेक्शन पहले से होता है, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता, डायरेक्ट एंड डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसमें कोई अलग से फॉर्मेट अपने फॉलो नहीं करते। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, चेन ऑफ कमांड, ये किस पे डिपेंड करता है? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, उसकी हायरार्की, हायरार्की मतलब सीढ़ी ऊपर से नीचे, और चेन ऑफ कमांड पे डिपेंड करता है। फिर बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन एंड नॉट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे कौन डिपेंड नहीं करता? अकेला कम्युनिकेशन उस पर डिपेंड नहीं करता, बराबर। उसमें किसी से भी कोई भी बात करो, कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता उसमें, कि मैं अपने बॉस से बात कर रहा हूँ कि अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहा हूँ, ये सब आपने नहीं देखा। फिर अकरिंग, अकर्स थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एक्टिविटीज, ये जो है ना, तुम्हारे बिजनेस के अंदर की एक्टिविटीज के लिए भी और बाहर के लोगों के साथ में भी आपको डील करना है, जबकि ये आउटसाइड द अकर्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, लेकिन ये बिजनेस एक्टिविटी के बाहर की एक्टिविटीज के लिए ज्यादा होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो पहले तो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस एंड रेगुलर human activity which is economic in nature and is conducted with the objective of making a profit। प्रॉफिट के लिए कोई भी एक्टिविटी अगर की जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अपने बिजनेस बोलेंगे, बराबर ना? पर लेकिन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, मतलब हमेशा चलती रहे वैसी, हमेशा भी नहीं, पर कंटिन्यूअस होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। दिस बिजनेस एक्टिविटीज कैरीड थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, या तो तुम कंपनी से उस बिजनेस को चलाते हो, यानी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मतलब एक मार्को बना हुआ है, राइट? इसमें एक कंपनी होती है, या तो एनजीओ, या तो ऑर्गेनाइजेशन, या तो फिर institution with internal employees or stakeholders or external participants like customers, government, masses, universities, media, etc। तो ये जो है ना पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयज होते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब क्या? जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है ना, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, बिजनेस के साथ में, जैसे तुम्हारे कस्टमर, तुम्हारे एम्प्लॉयज, तुम्हारे सप्लायर्स, बैंक, गवर्नमेंट, बराबर, ऑनर, सब आगे। बिजनेस कम्युनिकेशन, एनी कम्युनिकेशन जो बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, वो बिजनेस कम्युनिकेशन। प्रमोट करना यानी मतलब बिजनेस एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए करा जाए वो। बिजनेस कम्युनिकेशन टुडे हैज कम फार बियॉन्ड इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स। पहले सिर्फ बातचीत करने को कम्युनिकेशन बोलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इट इज हाईली डाइवर्स, डाइवर्स यानी भिन्न भिन्न प्रकार, अलग अलग प्रकार, वेराइटी, एंड इंटरसेक्शनल विच स्पेंस एट मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो लेवल्स। मेसो यानी बैलेंस, माइक्रो भी नहीं, मैक्रो भी नहीं, उसको मैसो बोलते हैं। अब देखो, इंटरसेक्शनल यानी अलग अलग सेक्शन के साथ में बात करना, जिसमें मैक्रो लेवल पे भी बात करना आ गया, मेसो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी। इंटरपोलेटिंग वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक, उसमें लेटर्स आते हैं, प्रेजेंटेशन, अप्रेजल्स, रिव्यूज, मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, knowledge management, innovation addressing cultural diversity and miracles of communication technologies। तो नॉलेज का मैनेजमेंट भी इसमें आ गया, इनोवेशन भी आ गया, यानी कोई नई बात करना, एड्रेसिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी को समझना, एंड मिरेकल्स, मिरेकल्स जादू समझो, चमत्कार, किस तरह के चमत्कार? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चमत्कार कैसे? कि अगर मोबाइल फोन नहीं होता तो आज का कम्युनिकेशन तुम सोच भी नहीं सकते इतना फास्ट हो रहा है वो। इंटरनेट नहीं होता तो ये मिरेकल्स बोले जाते हैं, ये सब चमत्कार है जो टेक्नोलॉजी के कारण आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना है इसमें, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मीनिंग। अब बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का पहले मीनिंग बताया, व्हेन बिजनेस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एक्टिविटीज। दो तरह की एक्टिविटी, इंटरनल बिजनेस एक्टिविटी तुम्हारे एम्प्लॉयज के साथ में, बराबर, इवन तुम्हारे ऑनर्स के साथ में, ये सब इंटरनल, मशीन लेआउट सोचना, ये सब। जबकि एक्सटर्नल का मतलब गवर्नमेंट वगैरह जो भी आता है, कस्टमर, गवर्नमेंट, ट्रेडर्स, तो इसको अपने ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ मैनेजिंग डिजर्मेंट।
थिंक स्पेलिंग में कोई। हाँ, देखो डिजर्टमेंट का मतलब था जजमेंट। जजमेंट। बिजनेस कम्युनिकेशन इज परसीव्ड थ्रू इमेज, ऑब्जेक्टिव, document and procedure to achieve the business to objective of the organization। चार चीजें बताई गई है। इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या मैसेज देता है बाहर वालों को, फिर उसके मकसद क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तुम्हारे, किस तरह से तुमको बात करनी है लोगों के साथ में, डॉक्यूमेंट पहुंचाएंगे कैसे, और प्रोसीजर क्या है उसका। इन इट डज बिकम्स imperative to understand the organizational structure for it serves as the building block of the business communication। ये बिजनेस कम्युनिकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह से काम करता है। A strong organizational structure tailored to its goals helps the stakeholders to understand the bigger picture। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा है तो वो एक अच्छा आपके सामने एक पिक्चर प्रेजेंट करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल लीड टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द फंक्शनल डिवीजन, स्लो डिसीजन मेकिंग इन अननेसेसरी कंफ्लिक्ट। तो ये कोऑर्डिनेशन ना हो, बराबर से सुनो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लिखा है। फंक्शनल डिवीजन क्या, कि जो अपने अलग अलग हिस्से बनाए ना, जैसे बिजनेस के अंदर आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, यानी सेल्स डिपार्टमेंट, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट बराबर से काम नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन बराबर नहीं होगा। स्लो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बराबर से टाइम पे नहीं लिया जाएगा। और अननेसेसरी कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट यानी झगड़े होना, विवाद होना। Organizational structure is called the building block of communication because these form the rules and regulations of core communication to be carried out internally as well as externally। तो ये सारे जो भी है वो कम्युनिकेशन के रेगुलेशंस बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। अब देखो, फॉलोइंग आर सम बिल्डिंग ब्लॉक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले लिखा है चेन ऑफ कमांड। ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको अपने कट करना है। तो आप जो बोलो ना उसको टिक करते जाइए, क्योंकि आपको लिखना है खाली 6 मार्क के लिए क्वेश्चन। और 6 मार्क के लिए तुम 10 पॉइंट का क्वेश्चन, ये देखो 10 पॉइंट से ज्यादा है। ये 5 पॉइंट है, इसके बाद में ना एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बहुत लंबा क्वेश्चन। तो ये सब हमको कट करने पड़ेंगे, बराबर। कुछ चीजें ऐसी है ना जो अननेसेसरी है। देखिए, चेन ऑफ कमांड, ऑर्गेनाइजेशन है पिरामिडल। पिरामिडिकल वर्ड, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर लिखो, बाजू में स्ट्रक्चर होना चाहिए। Where the chain of command is continued line of authority extending from the top to the of the organization to the bottom। चेन ऑफ कमांड ऊपर से नीचे तक आने वाला। इसका मतलब ऊपर ऑर्डर प्रिपेयर किए जाते हैं और बॉटम लेवल वालों को ऑर्डर को फॉलो करना, उसको पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, ट्राइंगल जैसा होता है, त्रिकोणीय। एंड कम्युनिकेशन आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्लो स्मूथली व्हेन द चेन ऑफ कमांड इज फॉलो। जब चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्टली जाएगा, क्योंकि सबको पता है किसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन इन्फॉर्मेशन देगा, कौन रिसीव करेगा, ये सब पता है। इज फॉलोड बिकॉज दिस ब्रिंग्स क्लैरिटी इन रूल्स। इससे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल पहले से तुम्हारे माइंड में क्लियर है। हु रिपोर्ट्स टू हुम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पता है, पहले से डिफाइन किया गया है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब कौन किसको जवाब देगा। अब ये जो लिखा है ना, नीचे वाला पैराग्राफ को कैंसिल। समझ लो, ये तुम्हारा एक अकेला यूनिट ऐसा है ना जो 13 मार्क का यूनिट है, क्योंकि इसमें 4 यूनिट नहीं है। इंग्लिश के अंदर 4 यूनिट नहीं है, इंग्लिश के अंदर सिर्फ 3 यूनिट है। और क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं, 6 6 मार्क के। 6 7 6 7, अरे 6 7 6 6, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब ये तो 12 मार्क का, तो 13 मार्क का ये बनेगा। तीसरा यूनिट है ना 2 क्वेश्चन वाला हो, इसलिए समझना तुमको कि ये यूनिट है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट अगर पूरा कर लोगे, तुम्हारा आधा 50 तक का सिलेबस इसके अंदर आ जाता है। और ये यूनिट छोटा भी है, सिंपल भी है। ओके। अब आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी लिमिट ऑफ अ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज करता है, उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल सिस्टमेटाइजेस द मैनेजमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट
अब इन स्पैन ऑफ कंट्रोल में कितने लोग सबऑर्डिनेट्स को कितने सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर मैनेज कर पाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल सिस्टमेटाइजेस मतलब सिस्टमेटिक बनाता है मैनेजमेंट को सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच के। क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल आप कितने लोगों को मैनेज कर पाओगे ये आपको पता होना चाहिए। कितने लोगों को एक आदमी इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा ये इससे पता चलता है। A team leader is made responsible to communicate with his team members in a project and also keep his superior informed. जो टीम मैनेजर है वो अपने टीम मेंबर्स को पहले से प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करके रखेगा, बराबर, और पहले से इन्फॉर्म करेगा अपने सुपीरियर को भी। हियर द स्पैन ऑफ कंट्रोल डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द टीम लीडर। A team leader will have a narrow span of control while a CEO will have a wider span of control. तो स्पैन ऑफ कंट्रोल किसका ज्यादा होगा? स्पैन ऑफ कंट्रोल सीईओ का ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा, अगर सीईओ है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी उसका ज्यादा होगा। लेकिन जो टीम लीडर है, टीम नहीं अकेला, टीम लीडर होना चाहिए या टीम मैनेजर, उसका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन। अब दो तरह से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सेंट्रलाइज तो डिसीजन मेकिंग पावर वो एक ही इंसान के पास कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यानी एक ही इंसान के पास केंद्रित, उसके हाथ में सारे सत्ता होगी। और सबऑर्डिनेट्स को लेस इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, बराबर। अब इसके बाद में इन अदर वर्ड्स खाली अकेला लिखो या तो ऊपर वाला लिखो, दोनों चलेगा। दो में से कोई एक लिखो, इन अदर वर्ड्स वाला लिखो ने, यानी हेड ऑफ द ऑफिस और अ फ्यू डायरेक्टर्स और मैनेजर विल रिटेन द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर, बस इतना लिखो तो भी चलेगा सेंट्रलाइजेशन का मतलब। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब some responsibilities are given for specific divisions across various outlet और branches। सब अलग अलग जगह पे अपने ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देना इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, गुजराती में बोलते हैं उसको विकेंद्रीकरण। अब कम्युनिकेशन टेंस, लास्ट लाइन, कम्युनिकेशन टेंस टू बी मोर डेमोक्रेटिक इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन देन सेंट्रलाइज वन। डेमोक्रेटिक मतलब लोकशाही दबे भाई, यानी मतलब लोगों को पूछ के काम किया जाता है, लोगों को डिसीजन लेने के पावर ऑलरेडी हमने दे के रखे हुए हैं इसलिए। और स्पेशलाइजेशन, हेनरी फोर्ड इन इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेमोन्स्ट्रेटेड, ये नहीं करना है, ये काम का ही नहीं है। दूसरी लाइन में लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया अ पर्टिकुलर वर्क इज टू बी ब्रोकन आउट, आएगा ब्रेक नहीं, इज टू बी ब्रोकन आउट इनटू अ स्मॉलर स्टेप्स विद ईच स्टेप बीइंग कंप्लीटेड इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल टास्क। यानी हम एक बड़े काम को छोटे छोटे कामों के अंदर डिवाइड कर देंगे और हर उस छोटे काम को कंप्लीट करके हम बड़े काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। When a separate individual accomplishes his or her allocated specialized work at each step, the result are higher productivity. Due to this specialization in communication was viewed as an unending source of increased productivity and it leads major change in organizational communication system. यानी स्पेशलाइजेशन होने के कारण कम्युनिकेशन को हम क्या मानते हैं? अनएंडिंग सोर्स, ये कभी खत्म ना होने वाला सोर्स है प्रोडक्टिविटी का। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये पूरा इतना हिस्सा ही नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर नहीं। ये टुडे वाला जो है ना वो भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, खाली अपने को डेफिनेशन से मतलब है। हायर प्रोडक्टिविटी तक लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस से लेके, बस इतना लिखना है, बराबर। फिर आता है फॉर्मलाइजेशन। अ फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चैनलाइजेस द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय फोकसिंग एंड डिफाइनिंग रोल्स एंड पोजीशन। ये किस पे ज्यादा ध्यान देता है? ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स और पोजीशन पे ज्यादा ध्यान देता है। It rationalizing decision making process in the organization. A formalized organizational structure recognizes standard rules and regulations at multiple levels and avoids chaos in the organization. तो ये जो है ना यहाँ तक अपने करना है। फॉर्मलाइज का मतलब क्या? कि तुमको पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, यानी फॉर्मलाइजेशन का मतलब सबके पास पता होना चाहिए कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा। ये अगर नहीं हुआ ने तो केओस क्रिएट होगा। केओस यानी अफरा तफरी का माहौल इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। लास्ट वाला पैराग्राफ जाने देना है।
क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स। पहले ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में बताया गया है। कम्युनिकेशन किसके लिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, लोग काम करते होंगे उसमें, लेकिन जो काम करने वाले वो इफेक्टिवली काम तब कर पाएंगे जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इन स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डिफर्स एनर्मसली। अब यहाँ पे जो एनर्मसली लिखा उसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, वेरी ह्यूज, लार्ज। Before the information and communication technologies revolution and globalization of business, communication in small organizations was generally informal. छोटे बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन कैसा होता था? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता था. But as the organization increased in size and the structure became comprehensive and as multinational organization came into existence, business communication, specifically formal vertical communication, became the main concern of the organizational authority. यानी पहले जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी थी नहीं, जब बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब वैश्विकीकरण, कम्युनिकेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल होता था. इनफॉर्मल का मतलब कोई अथॉरिटी कमांड नहीं उसके ऊपर, जिसको जो बात करनी है वो कर ले. एंड बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हुआ, उसकी साइज बढ़ती गई, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल में स्ट्रक्चर हुआ, यानी बहुत ज़्यादा बारीकियों से काम होने लगा, और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद में एग्जिस्टेंस में है. तो बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसको अपने फॉर्मल वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, वो अब शुरू हुआ हो. फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब वैदिक, और वर्टिकल का मतलब टॉप लेवल वाला नीचे वाले लेवल को धीमे धीमे कम्युनिकेशन स्प्रेड करेगा, वो वाला था. इसी तरह से नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन का रिपोर्ट जाएगा. Organizational communication today has become far more complex, diverse, and varied, and more fragmented. Far more complex, जटिल, diverse, भिन्न, varied, अलग होना, और more fragmented, fragmented यानी फैलाયેલું, ટુકડામાં વિભાજિત થયેલું હોય તેને fragmented કહેવાય. With increasing emphasis on collaboration and teamwork among various functional groups within or outside the department, contributing to the transformation of organizational structure and work. यानी अब क्या करें, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा यानी जो माળખું है ना आखું बदलाई गયું, और काम जो है ना वो बदल चुका है. जैसे काम किया जाता था पहले, वैसे अलग तरीके से अब काम किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन स्पैन्स at macro as well as micro levels through formal and informal networks like newsletters, presentations, strategic communications, performance reviews, meeting, organizational learning, knowledge management, innovation with common objectives of developing and conveying a sense of coherency. अब देखो कहाँ से शुरुआत हुआ. स्पेन, स्पेन यानी जो हर जगह पे फैला हुआ उसको स्पेन्स बोला जाता है. एट मैक्रो, मैक्रो लेवल यानी पूरा विद ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, और माइक्रो लेवल में यानी एक एक डिपार्टमेंट लेवल पे. फॉर्मल इनफॉर्मल नेटवर्क, जिसमें न्यूज लेटर अपने देते हैं, किसी को प्रेजेंटेशन करते हैं. फिर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मतलब लॉन्ग टर्म का कम्युनिकेशन करना. परफॉर्मेंस का रिव्यू देना. परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब किसी ने काम किया, सही किया, गलत किया, उसका रिव्यू करना. मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, नॉलेज मैनेजमेंट, इनोवेशन विद कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. अब देखो, नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब भी है कि नॉलेज कितना किसके पास तक पहुंचना चाहिए, और इनोवेशन, नई चीज लानी चाहिए, जिसमें हम डेवलपिंग एंड कन्वेइंग सेंस ऑफ कोहेरेंस यानी जोड़ के एक दूसरे को मुट्ठी में बंद करके जैसे रखेंगे. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो खाली इंफॉर्मेशन देना है कम्युनिकेशन का, ये प्राथमिक, खाली इन्फॉर्म करो. लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो वेरी वेरी यानी बदलता है, विद द कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, सराउंडिंग के हिसाब से वो बदलता है, चेंज होता है. Business communication also aims at exchange of information, but along with these motives, there are other objectives of business communication. यानी दूसरे मोटिव के साथ में दूसरे भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. देखो, एक तो एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, exchange of information with internal and external parties through orders, instruction,
सजेशन, ओपिनियंस एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पार्टीज से। इंटरनल पार्टीज यानी अपने एम्प्लॉइज है, अपने आजू बाजू में काम करने वाले लोग, और एक्सटर्नल पार्टीज यानी बाहर के लोग, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन, सजेशन, ओपिनियन। अब अचीविंग गोल्स, गोल्स बिजनेस कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट यानी संकलित करता है, सिंक्रोनाइज करना मतलब इन अकॉर्डेंस विथ, उसके साथ में तालमेल मिला के काम करना। वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय, वो अकम्प्लिश कब होंगे, सबका टारगेट एक ही होगा, जो गोल्स है उसको टारगेट को पूरा करने के लिए। नाउ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन दो तरह के हैं। एक फाइनेंशियल मोटिवेशन, थ्रू फुलफिलमेंट ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज मोटिवेट्स देम टू वर्क इफेक्टिवली। यानी इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारी फाइनेंशियल जरूरतें हैं ना एम्प्लॉइज की, वो जैसे कि मोटिवेट करती है उनको काम करने के लिए। फिर नॉन फाइनेंशियल में communication with employees on regular basis to satisfy their non-financial needs either formally or informally motivates the employees to scale high। क्या लिखा है, कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज के साथ में रेगुलर बेसिस पे क्यों करना है, उनकी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल नीड्स दोनों को ठीक से फॉर्मली या तो इनफॉर्मली इनको मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज को, जो स्केल हाई यानी मतलब और ज्यादा काम करे। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल certain suggestion organizations have come up with the communicative practice of employee of the month होता है ना, पूरे महीने में जिसने सबसे अच्छा काम किया उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या तो एम्प्लॉय ऑफ द वीक, वीक में काम किया हो तो उसका फोटोग्राफ है ना यहाँ पे, जो मेन नोटिस बोर्ड होता है ना उसके ऊपर लगाया जाता है। और साथ में विद कमेंडेशन यानी तारीफ, कमेंडेशन का मतलब तारीफ। और इंसेंटिव, इंसेंटिव यानी जो भी लाभ इन्हें बाजार न मिले ना, जैसे कि 5,000 की कूपन दी हो उसको, एक महीने में अच्छा काम किया तो 5,000 की कूपन उसको दी हो, बराबर, या तो 5,000 कैश में इसकी सैलरी में दी हो, तो वो इस सब भी लिखने का। फिर प्रमोट सोशलाइजिंग, फ्रेंडली एटमोसफियर। अच्छा सॉरी, सेकंड ये पहला है सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस वाला, और दूसरा देखिए इसके बाद में लिखा है कि अनदर प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस इज टू स्पॉन्सर अ रिलैक्सेशन ट्रिप फॉर एम्प्लॉइज विद फैमिली, है ना, फैमिली के साथ में लोगों को क्या करें, जितने भी एम्प्लॉइज हैं ना, वो एम्प्लॉइज में से जो सबसे अच्छा काम करते हैं उसमें से कुछ एम्प्लॉइज को ऐसे लीव ट्रैवल कंसेशन देना, यानी मतलब उनको किसी जगह पे छुट्टी पे भेजना है ऐसा। प्रमोट सोशलाइजिंग, देखो फ्रेंडली एटमोसफियर, कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस सच एज मैनेजर्स हैविंग लंच विद देयर एम्प्लॉइज, है ना, अपने एम्प्लॉइज के साथ में लंच करें। एट टाइम्स एंड इनफॉर्मल चैट्स ड्यूरिंग ब्रेक्स क्रिएट्स सोशलाइजेशन इन इंटरपर्सनल बॉन्डिंग। यानी उसको उनकी फैमिली के बारे में अगर कुछ पता हो, उसके बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, खाली ऐसे पूछा जाए भाई कैसा करता है तुम्हारा लड़का, उसका रिजल्ट था, ऐसा खाली पूछा तो भी उसको अच्छा लगेगा, बॉन्डिंग अच्छा लगता है उसको। द इनफॉर्मल एंड नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग interpersonal relationship and breaks the monopoly of the routine work. This free and fair flow of information leads to better understanding and building harmonious relationship between workforce and management। तो सबके बीच में प्रॉपर क्या अच्छे रिलेशनशिप बनाने की बात आती है इसमें, वर्कफोर्स और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बनाने। और हार्मनी यानी, हार्मोनियस का मतलब दिल से जो बनता है ना वो, यानी एक मिनट इसको है ना जरा बराबर प्रॉपर वर्ड से यूज करें। हार्मनी यानी एकता होता, पर यहाँ एकता नहीं है इसका मीनिंग। इसका मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को समझ पाए ना, इस तरह से रिलेशनशिप बनाना। मैं इसका प्रॉपर वर्ड भी बताता हूँ तुमको, मुझे याद आएगा। ऑल्टर्स इंडिविजुअल्स एटीट्यूड, कम्युनिकेशन मेक्स एम्प्लॉइज कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी सभान, भान में लावे। जो कॉन्शियस लिखा है इसका मतलब होता है उनको अवेयर करवाना किसी ड्यूटीज के बारे में या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। और आगे लिखा है ऑल्टर्स, ऑल्टर्स यानी बदलना, इंडिविजुअल का एटीट्यूड यानी उसका जो हमारे काम की तरफ एटीट्यूड बदलेगा। अब कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फंक्शंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन by establishing standards, evaluating them and reviewing them. Feedback is one of the means of establishing control। अब देखो क्या लिखा है, दो बातें लिखी है इसके अंदर कि एक तो कम्युनिकेशन किसमें हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग करना इसका मतलब किसी काम को बराबर से चल रहा है कि नहीं वो चेक करना। और मैनेजमेंट को ये बताना जो भी स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए जाए वो किस तरह से किए जाए, उनको इवेल्युएट करो, उनको इवेल्युएट उनको चेक करो, उनको रिव्यू करो। फीडबैक इसी में से एक होता है। फीडबैक का मतलब
रिटर्न में सामने वाले से अपने रिस्पॉन्स लेना कि उनको जो काम दिया गया वो काम उनको कैसा लगा, कैसे उन्होंने किया। फिर प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लानिंग इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स को पूरा करने के लिए प्लान क्या है अपने लिए, एक ब्लूप्रिंट यानी रास्ता बताता है। पाथ लिख दो, ब्लूप्रिंट ना याद रहे लो। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स टेक प्लेस थ्रू डिस्कशन, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ता है डिस्कशन, लोगों के साथ में मीटिंग करनी पड़ती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी हजारों आइडियाज चेक करने पड़ते हैं। क्रिटिकल एंड इवेल्युएटिव थिंकिंग, प्रॉपर थिंकिंग कराना पड़ेगा उसको। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सामने वाला जो बोले ना उसमें सही भी ढूंढो और गलत भी ढूंढो, उसको क्रिटिकल बोला जाता है। क्रिटिसाइज करना समझते हो ना, बराबर ना, क्रिटिक्स बोलते हैं अपने। और इवेल्युएटिव थिंकिंग यानी एकदम डिटेल में सोच समझ के कोई भी काम करना, हर पहलू को सोच के। आर पॉजिटिव थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, पॉलिसीज आर गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर और डिसीजन मेकिंग, policy making, developing an executive plan is done by gathering necessary information। जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है ना डिसीजन मेकिंग के लिए या पॉलिसी बनाने के लिए या डेवलप और एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान को, वो कैसे की जाती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके की जाती है। फिर आता है उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग। एज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड बाय बिहेवियर एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, डायनामिक्स ऑफ रीजन, कल्चर, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, डाइवर्स गोल्स, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप में पोस्ट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आता है, अगर समझो कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज उसमें बिहेवियर, पर्सनल और प्रोफेशनल तीन तरह की रिलेशनशिप होती है। डायरेक्टेड बाय बिहेवियर यानी इंसान का पर्सनल बिहेवियर, साथ में पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप, किसी के साथ में पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ उससे ऐसे ही लगा हो जाना, और प्रोफेशनल यानी काम के लिए ही खाली रिलेशनशिप होगी। डायनामिक्स ऑफ रीजन, कल्चर, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, डाइवर्स गोल्स, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। देखो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन यानी काम करने वालों को सेटिस्फेक्शन इस बात का मिलना चाहिए कि जो काम किया गया है या जो काम उसको दिया गया है वो उसके इंटरेस्ट का है, उसके क्वालिफिकेशन के साथ में, और वो काम थोड़ा चैलेंजिंग है। एंड मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इससे पोस्ट प्रॉब्लम यानी क्रिएट प्रॉब्लम, पोस्ट की जगह पे क्रिएट लिख सकते हैं अपने, जहाँ पोस्ट प्रॉब्लम्स लिखा है वहाँ क्रिएट लिख दो। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय पॉजिटिव एटीट्यूड। अब तुम्हारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हुआ कि नहीं कोई भी गलत चीज होगी ही नहीं और इसमें से रास्ता निकल जाएगा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड। कोऑर्डिनेशन होना काम के अंदर। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक यानी मतलब विवाद निवारण पद्धति। प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्निक। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन यानी किसी के साथ बातचीत करना। विच आर इंटीग्रल टू कम्युनिकेशन, इंटीग्रल यानी इंटरनल पार्ट, સમાવેશ થયેલો હોય ને તેને ઇન્ટિગ્રલ કહેવાય। Now enhancing employee satisfaction. Communication enhances employee satisfaction by bringing dynamism. Dynamism यानी बदलाव लाना थ्रू फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। नई चीजें करना, बराबर, नई और बेटर चीजें करना कोई भी काम को कंप्लीट करने की। क्रिएटिंग फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट बनाए। इंक्रीजिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच की रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करे। क्रिएटिंग एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एम्पल यानी बहु વધારે પ્રમાણમાં એને એમ્પલ કહેવાય, વધુ। एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस यानी परेशानी, प्रॉब्लम्स। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नई नई सामने आनी चाहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ने तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए तुम्हारे पास एक पूरी सिस्टम होनी चाहिए। ऑल दिस लीड्स टू एनहांसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, इन सब से कोई भी इंसान को और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर आता है उसके बाद देखे इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखो इंडस्ट्रियल यानी दो इंडस्ट्री के बीच की नहीं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच की रिलेशनशिप को अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलेंगे। कम्युनिकेशन एम्स एट बिल्डिंग इंप्रेशन थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। स्किल्स एट वर्क प्लेस एंड सॉफ्ट स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो सॉफ्ट स्किल का मतलब, सॉफ्ट स्किल का मतलब कोई काम करने की खूबी जिसके अंदर होना, और वो जैसे बातचीत करने की स्किल को अपने सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, बराबर। ऑफ अ ब्रांड, of an organization, advertisement are means of communication that speaks volumes।
अबाउट अ ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे अमूल ने जो किया है, वो अमूल हमेशा कोई भी करंट टॉपिक है ना उसके ऊपर ये बना देता है। उस टाइम पे ने अमूल वेलकम स्नैक कौन है? ये अभिनंदन, जिसको पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के टाइम पे पकड़ लिया था, बाद में इसको छोड़ दिया था। तो जब इसको वेलकम किया गया ने, तब खाली एक ऐसा ऐसा बना दिया, एक पिक्चर बना दिया अमूल ने। Over the years, Amul's visual advertisement have upscaled its brand image through the use of intelligent contextualization of the advertisement in the current affairs of India, है ना? वो खाली करंट अफेयर्स पे ध्यान देते और करंट अफेयर्स के ऊपर से ऐसा कुछ भी बना देते। दे प्रेजेंट पन्स पोर्टमेंटियस। अब ये जो अमूल जो इसके एडवर्टाइजमेंट में नॉर्मली यूज करता है, पन पन यानी हंसी मजाक के कुछ लाइंस हो, उसको पन बोला जाता है, पीवन। एंड पॉर्मेंटियस, पॉर्मेंटियस का मतलब क्या? ज्वाइन करो वर्ड्स को कि मीनिंग अलग बन जाए उसका, पर थोड़ा फनी मीनिंग बने। तो ज्वाइन वर्ड्स टू मेक फनी मीनिंग, उसका मतलब ये होता है शब्दों को जोड़ के फनी मीनिंग निकालना उसका। और पैरोडीज का मतलब किसी को इमिटेट करना, इमिटेट यानी किसी के जैसा बोलना, बराबर ने? जैसे अपने वो कपिल शर्मा शो के अंदर अपने देखते हैं कभी कि वो जो बात करता है तो किसी की आवाज में बात करता है, तो उसको है ना पैरोडी बोला जाता है। किसी की तरह से बात करने की कोशिश करना, ऐसा सेम टू सेम नहीं पर उसी तरह से। और पॉपुलर प्रोवर्ब, प्रोवर्ब એટલે કહેવત, एक्सप्रेशन, हाव भाव, एक्रोनिम, एक्रोनिम यानी उसके जगह पे बोले जाने वाले शब्दों को, फेमस डायलॉग और सॉन्ग्स टू कन्वे द मैसेज इन ह्यूमरस वे, यानी ये मैसेज कैसे भेजना है, ह्यूमर यानी हंसी मजाक वाला मैसेज भेजो। अब जो नेक्स्ट वाला है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारे में। बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव एंड इनएविटेबल। परवेसिव यानी सर्वत्र, हर जगह पे, चाहे वो सोशल, ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है, तफावत नहीं है, खाली ये सामने जो पॉइंट लिखा उसका एक्सप्लेनेशन बाजू में है। एग्जिस्ट कहाँ पे करता है वो? सोसाइटी में, साइकोलॉजिकली, तुम्हारी साइकोलॉजी को सुधारने में, फॉर्मली और इनफॉर्मली। फॉर्मली यानी वैदिक रीति न वैदिक रीति, फॉर्मली का मतलब जहाँ पे कमांडो, जहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप मायने रखते हो वहां पे, और इनफॉर्मली का मतलब ऐसा मायने ना रखता हो वहां। अब बिजनेस कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड मतलब टारगेट को ध्यान में रख के किया जाता है। इसका मतलब उसका जो डेफिनेट पर्पस होता है यानी मकसद होता है, जो टाइम और जरूरत के मुताबिक बदलता है। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन इज टाइम बाउंड, इस पे डिपेंड करता है समय, टाइम पे डिपेंड करता है, यानी वेराइज विद टाइम, वो बदलता है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज डायनामिक, डायनामिक वही हुआ, बदलता रहता है। इज कॉन्टेक्चुअल एंड एवर चेंजिंग। कॉन्टेक्चुअल मतलब जैसे संदर्भ जैसा हो ना, यानी जैसे कनेक्शन हो किसी चीज के साथ में, वैसा बदल देगा। बिजनेस कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होता है, फ्लेक्सिबल है, बदलता रहता है, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता। अडेप्ट, अडेप्ट यानी अपने आप को वैसे ढाल देना, उस फॉर्म के अंदर अपने आप को डाल देना, ऐसा बोलते हैं ना वो। बिजनेस कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, मतलब वो विद इन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन दोनों जगह पे होता है। और बिजनेस कम्युनिकेशन फ्लोज इन अ वेरियस इन फिक्स डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डायरेक्शन अलग अलग होते हैं, वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है, क्लस्टर या तो सिंगल भी हो सकता है। अब आता है देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, बराबर। एक क्वेश्चन इसमें शायद नहीं है, इसलिए मैं वो चेक कर रहा था। हम्म, चलो, अभी अपने ने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन,
फॉलोइंग आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंट्रा विद इन द कन्फाइंस लिखा है, देखो कन्फाइन यानी लिमिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंडरलाइन करो इसको। यानी ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में रह के जो काम करे वो तुम्हारे लिए कौन सा हो गया, इंट्रा कम्युनिकेशन हो गया। और उसमें कैसे रिलेट किसके साथ किया जाता है, इंटरेक्शन एंड कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द एम्प्लॉइज, कॉरस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार, और इंटरेक्शन यानी बातचीत करना, रिगार्डिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कनेक्ट्स, एंगेजेस, कोऑर्डिनेट्स एंड इंक्रीज एम्प्लॉइज कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इट्स गोल्स, क्योंकि बातचीत करेंगे तो पता चलेगा किसको क्या चाहिए और किसको किस तरह की प्रॉब्लम्स है। इसमें रिपोर्ट आते हैं, ऑर्डर, मीटिंग्स, चैट, चैट यानी बातचीत करना ड्यूरिंग वर्क, वर्क एंड लंच, काम के टाइम पे भी या तो लंच के टाइम पे बात करना, वो भी आ गया इसमें। अब इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इंटर का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर गोल ओरिएंटेड पार्टीज, इंडिविजुअल या तो ग्रुप के बीच में, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, यानी हम अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीमित नहीं रहेंगे, हम बाउंड्री को क्रॉस करेंगे। और वो फेस टू फेस भी हो सकता है या वर्चुअल, वर्चुअल यानी फोन में बात करना, राइट, या फिर अभी वीडियो कॉलिंग करना, वो सब भी इसमें आ गया। अब ये वाला चेक करें, क्वेश्चन नंबर 700% आएगा। एक्सप्लेन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Communication operates in an organization through communication networks, which are formed by various channels, formal या तो informal। दो तरह के मैंने आगे भी बताया, एक फॉर्मल चैनल है, दूसरी इनफॉर्मल। ये दोनों एक दूसरे के ना पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, आधारित, साथे, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड और सिस्टमेटिक होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में पहले से सबको पता होता है किससे बात करनी है, कि किस तरह की बात करनी है, वो सबसे पहले पता कर दिया जाता है। जबकि इनफॉर्मल में कोई पैटर्न फॉलो नहीं की जाती है। यट दीज टू आर यूज्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये दोनों को अपने हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता हुआ देखते हैं। नाउ फॉर्मल नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर थ्री फॉर्मल स्मॉल ग्रुप नेटवर्क्स, एक चेन नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क, व्हील नेटवर्क। अब ये सब अपने यहाँ पे देखेंगे। चेन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल स्मॉल ग्रुप मेनली फॉलोज द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, जो सामने वाले पेज पे आपको बताया गया है वो। वेर एज द सर्कल नेटवर्क जो है उसके अंदर एक लीडर है और वो सबको इन्फॉर्म करेगा। यहाँ पे वन टू ऑल है, जबकि चेन में वन टू ऑल नहीं है, हर कोई किसी एक दूसरे से बातचीत करेंगे, बराबर नहीं। नॉर्मली एक इंसान दो जन से बात कर रहा है, देखो, पर ये नीचे वाले दो जो है ना, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। यानी नीचे जो अगर लेफ्ट साइड वाले किसी को बात करनी है, चेक नीचे जो लिखा है चेन लिखा है वहां पे, यानी अगर किसी को ये लास्ट वाले के साथ में बात करनी है तो इसको यहाँ तक आने के लिए पूरा घूमना पड़ेगा, बराबर नहीं, इसको पूरा घूमना पड़ेगा इसको। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, सर्कल के अंदर ऐसा नहीं है। सर्कल के अंदर एक इंसान के पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, वो सबको बांटेगा। ये जो सेंटर में ऊपर इंसान लिखा है ना, वो सबको इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जबकि सबसे ज्यादा बात करें अपने तो ओपननेस बात करें तो व्हील नेटवर्क के अंदर है। ओपननेस सबसे ज्यादा व्हील नेटवर्क के अंदर है, क्योंकि व्हील नेटवर्क के अंदर कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, बराबर नहीं, यहाँ कोई लीडर नहीं है, इसको लीडरलेस ग्रुप बोला जाता है। अब मेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो वो ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, रियल। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑथेंटिक एज इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। वो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। क्लियर स्ट्रक्चर एंड हायरार्की फॉर्मल फॉर्मेशन, सॉरी, फॉर्मल नहीं है, फॉर्मेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन डिफाइंस द स्ट्रक्चर इन हायरार्की, हायरार्की यानी सीढ़ी, लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज इंस्ट्रूमेंटल इन अवॉइडिंग chaos। chaos यानी किसी भी तरह की भागदौड़ का माहौल या किसी भी तरह का ऐसा मुसीबत का माहौल जिसको अफरा तफरी बोलते हैं ना, वैसा माहौल क्रिएट ना, उसको chaos बोला जाता है। क्लियर चेन ऑफ कमांड, बाय डिफाइनिंग द ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर्मल कम्युनिकेशन जस्टिफाइज द चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड मतलब पता है किसको क्या इंफॉर्मेशन देनी है,
मैं किस, मेरा सुपीरियर कौन है मुझे पता है, मेरा सबऑर्डिनेट कौन है मुझे पता है, उसको चेन ऑफ कमांड बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन लिंक्स द वेरियस फंक्शनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दस कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन लिंक करता है किसको किसके साथ में, जो भी अलग अलग फंक्शनिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबको। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेट करेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को। फिर फॉर्मल फैसिलिटीज, फॉर्मल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कंट्रोल बाय द चेन ऑफ कमांड। फैसिलिटेट मतलब आपको इस बात की राहत देता है कि आपको चेन ऑफ कमांड को है कंप्लीटली फॉलो करना पड़ेगा, यानी जैसा आपको लिखा गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर इसका मतलब यहाँ कंट्रोल आपके ऊपर पूरा रहता है, किसने इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको पहले से पता है। फिर प्रॉपर चैनल, फॉर्मल कम्युनिकेशन इंश्योर्स द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। सीधे तरह से इंफॉर्मेशन जानी चाहिए और वो भी प्रॉपर चैनल से। चैनल का मतलब लेटर है, फोन है, मैसेज है, वो सब तुम्हारे चैनल से। फिर बेटर डेलीगेशन, डेलीगेशन यानी काम नहीं सौंपनी बराबर था। एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट्स द टास्क्स एंड एम्स और टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी काम है या तो जो भी टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए हम फॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है, अमल में मुकी जाता है। फिर डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन में डिले होता है, क्योंकि आप है ना पूरी चेन को फॉलो करते हो, यानी आपको किसी इंसान तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक पूरी चेन को फॉलो करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट जाके उससे बात नहीं कर सकता, तो इसमें डिले हो जाता है डिसीजन को, क्योंकि आपको अलग अलग हायरार्कियल लेवल्स यानी अलग अलग जो भी लेवल्स है ना उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। इसीलिए डिले यानी लेट हो जाता है ट्रांसमिशन में। डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज, डिस्टोर्शन यानी मैसेज का बिगड़ जाना बोलते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाना, उसको डिस्टोर्शन बोलेंगे। एज ए इंफॉर्मेशन पासिस टू वेरियस लेवल्स, तो यहाँ पे मैसेज डिस्टोर्ट हो जाना यानी मैसेज खराब हो जाए इसके चांसेस है। यानी जो तुम भेजना चाहते हो उससे कुछ अलग सामने वाले को पता चलेगा। तुमने यहाँ से चावल बोला होगा, सामने बिरयानी पक जाएगी। बोला होगा खाली चावल, तो सामने क्या हो जाएगा, 20-25 आदमियों के कान में से गुजरते गुजरते सीधे क्या हो जाएगी, बिरयानी हो जाएगी। ना रिजिड, रिजिड यानी ये फिक्स होता है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं ना कि उसको है ना चेंज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। रिजिड यानी फिक्स्ड, नो चेंज उसको बोलते हैं। और लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसमें ना इंसान को कोई पर्सनल टच नहीं रहता, उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वही आगे फॉलो करनी है। तो अपने ने क्या बोलते हैं मसाले उसके अंदर डाल नहीं सकता, बराबर नहीं। अपने को थोड़ी सी बात पता चलती है किसी के बारे में, हम कैसे चटाकी के साथ में दूसरों को परोसते हैं, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जैसी इन्फॉर्मेशन आए वैसे ही जाने दो। एट टाइम्स इट में बी टू ड्राई, यानी एकदम सूखा सूखा लगता है कि ये इतनी इन्फॉर्मेशन है 2 लाइन की, वही आपको आगे बढ़ानी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी अफेक्टेड बाय रेड टेपिज्म। व्हाट इज रेड टेपिज्म? रेड टेपिज्म का मतलब क्या? रेड टेपिज्म का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना फाइलों को, उसको रेड टेपिज्म बोला जाता है। मतलब बातचीत होती रहेगी, काम नहीं होगा कुछ भी, समझे। ना एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क में देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये पूरा पेज है इसके अंदर देखो। Vertical communication represents the flow of information from one level to another in the hierarchy of the organization. Vertical communication can be in the upward direction, नीचे से ऊपर जाने वाला हो सकता है, from the lower level to the higher level in the organization, और in the downward direction यानी ऊपर से नीचे आने वाला, from the top level management level to the lower levels in the organization. Upward communication carries with it the information regarding the report of the task performed, the achievement in progress, suggestions, complaints of the employees. Downward communication brings the information related to orders, instruction, policy, डायरेक्शन एंड गोल्स। अब सीधा सीधा है देखो, अपवर्ड यानी क्या, नीचे वाला यानी जो बॉटम लेवल पे काम करने वाला एम्प्लॉई है ना, वो अपने ऊपर वाले लेवल को अपने काम के बारे में इन्फॉर्म करना है कि मैंने ये काम कंप्लीट किया, ये काम, तो ये रिपोर्ट जाते नीचे से ऊपर। लेकिन ऊपर से नीचे क्या आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, सजेशंस आएंगे, सजेशंस नीचे से ऊपर जाएंगे, सॉरी ऊपर इंस्ट्रक्शंस आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ।
डायरेक्शन आएगा और गोल्स के बारे में बात करेंगे। देखो ये पूरी चेन लिखी गई है। देखो मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिविजनल डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय वर्कर्स को ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन करेगा तो वो डाउनवर्ड हो गया। लेकिन अपवर्ड में देखो एम्प्लॉय सुपरवाइजर को बोलेगा, सुपरवाइजर डिविजनल डिपार्टमेंट को, एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बराबर ना, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। अब आता है उसके बाद में हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। सेम लेवल पे लोग काम करते हो, दोनों की पोजीशन है ना सेम जैसी है, पर डिपार्टमेंट अलग है, वो लोग काम करें। लिखा है देखो, पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वर्किंग एट द सेम लेवल को अंडरलाइन करो। इट इनिशिएट्स कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इनिशिएट यानी शुरू करेंगे, स्टार्ट्स। कोऑर्डिनेशन संकलन और इंफॉर्मेशन शेयर करना खाली। फॉर इंस्टेंस मैंने सेल्स मैनेजर, उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द प्रोडक्शन मैनेजर रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स एंड डिस्कसेस द प्रोस्पेक्टिव टारगेट। प्रोस्पेक्टिव यानी भविष्य में आने वाला, संभवित। रिगार्डिंग द सेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स, भाई कितना सेल्स हुआ, उसके सेल्स करने के लिए जो गुड्स चाहिए वो मैन्युफैक्चर हुए कि नहीं। फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। देखो परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेगा, प्रोडक्शन परचेज वाले से बात करेगा, इस तरह से अंदर अंदर बात हो, उसको क्या बोलेंगे अपने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आने समक्षितिज के भाई गुजराती में, सेम लेवल। नाउ डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसको अपने क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन बोलते हैं। Diagonal communication takes place among the members of different departments at different levels rather than at the same level. Same level पे काम नहीं होता है, इसमें different levels पे different department वाले काम करेंगे। और इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी काम होता है, नीचे से ऊपर भी काम हो रहा है। देखो टॉप मैनेजमेंट है, नीचे डायग्राम में आपको पता चलेगा कि जब वर्कर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है ना, वो किसके साथ में बात कर रहेगा, अकाउंट मैनेजर के साथ में बात करेगा कि मेरी पगार इस बार नहीं हुई है। एरियर यानी बाकी पगार बोलते हैं उसको, यहाँ लिखा है ना एरियर्स यानी बाकी पगार। टू द अकाउंट्स मैनेजर, डायगोनल कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। मैं अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर के साथ में मेरे प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको क्रॉस वाइज बोलेंगे। डायगोनल कम्युनिकेशन ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हु आर जनरली नॉट इन टच विद ईच अदर। ये लोग अपने कांटेक्ट में नहीं होते कभी डायरेक्टली, लेकिन इनको कांटेक्ट कराने का काम किसका है, डायगोनल कम्युनिकेशन का। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, जो नीचे मैनेजर है उसके नीचे काम करने वाले वर्कर्स तीसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहे हैं। अभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कंप्लीट कर ले। ग्रेप वाइन देखो, ग्रेप वाइन क्यों बोला जाता है इसको, ये तार की तरह से इन्हें कम्युनिकेशन ऐसा माना जा रहा था। देखो उस टाइम पे कैसा होता था कि जब अपने टेलीग्राम करते थे ना उस जमाने में, इंडिपेंडेंट अपने इंडिपेंडेंस से पहले, ब्रिटेन के अंदर जो झाड़ जो है ना उसके ऊपर से वायर जाती थी टेलीग्राम की। आज कैसे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होती है, वैसे टेलीग्राम की लाइन ऊपर से जाती थी। और किसी को है ना ऐसा लगे कि जैसे कि द्राक्ष को उगाने के लिए बेल बनाई हो ना, उस तरह से उसको लगता था। इसलिए विन यार्ड के अंदर जिस तरह से बेल बनाई जाती है ना, तुमने कभी देखा तो होगा नहीं, विन यार्ड जहाँ पे द्राक्ष उगाई जाती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, यानी 4 साढ़े 4 फीट की हाइट के ऊपर पौधे होते हैं। और उसको है ना तारों से ऐसे आगे बढ़ाया जाता है जिससे उसको रास्ता मिल जाए, क्योंकि वो वेल होती है ना पूरी, और वेल को रास्ता चाहिए, तो रास्ता वहां तक मिले इस तरह से उसको बिछाया जाता है। तो उसी वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनता था पूरे सिटी के अंदर, तो उसको अपने ग्रेप वाइन बोला गया। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, इनफॉर्मल, इसके तार उसके साथ में जुड़ जाए, समझ गए। इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशन, अंडरलाइन करो। ये किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे रिलेशन कैसे किसी के साथ, सारी बातें सब किसी को बताई नहीं जाती। एंड टेंड्स टू अपोज द सिस्टम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, और ये हमेशा इन्हें फॉर्मल कम्युनिकेशन को तोड़ के आगे बढ़ने का काम करती है। नॉट फॉलोइंग एनी लाइन सेटल्ड इन एडवांस, जो पहले से लाइन हमने बना दी है वैसी लाइन अपने नहीं देखेंगे, मतलब इसमें कोई भी लाइन को तोड़ के अपने दूसरे से बात करेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स एम्प्लॉइज परसेप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचता है, उसकी पॉलिसी के बारे में क्या सोचता है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके डिसीजन के बारे में, उसमें काम जैसे होता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में क्या सोचता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपने ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। ग्रेप वाइन में 3 चीजें होती है।
पहली बात नॉट कंट्रोल, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है मैनेजमेंट का। दूसरा, जितने भी एम्प्लॉयज उसको ज्यादा प्रैक्टिकल मानते, फिजिबल का मतलब प्रैक्टिकल, और मोर रिलायबल, उनको दूसरों की कही सुनी बातों के ऊपर ज्यादा यकीन होता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ज्यादा उनको क्या, कि ये बात एक बोली कि एक लाइन बोली कि उसके पीछे का राज क्या है वो जानना उसको। और थर्डली, ये लोग कौन यूज करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, यूज फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विद इन इट। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप से उसके लिए ये काम होता है। अब देखिए क्या लिखा है, इनफॉर्मल नेटवर्क। चेन में देखो ए बी सी डी और वाई, गॉसिप। ए बी को देखो, ये वाई तक जाएगी information। शायद इन्हें यहाँ पे एक लिंक टूटेगी भी, बराबर नहीं, और वाई तक इंफॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते शायद डिस्टोर्ट भी हो जाए, पर एक चेन में जाएगा। ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, इस तरह से जाएगा। लेकिन गॉसिप में कैसा है, एक बोलने वाला बाकी सब सुनने वाले। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, देखो प्रोबेबिलिटी में अपने देख सकते हैं कि यहाँ पे हर कोई को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ई इन्फॉर्मेशन के बिना बाकी रहेगा, सी बाकी रहेगा, बी, आई और जे इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ए ने यहाँ पे एफ और डी को बताया, एफ और डी ने के और जी, और डी और एच एच और एक्स को बताया रिस्पेक्टिवली। बाकी सब बाकी लोग रह जाते हैं। जबकि क्लस्टर के अंदर ए सी को बता रहा है, ए डी को, ए एफ, अब एफ आगे बढ़ के बी को बताएगा, आई को बताएगा, और बी उसके बाद में जे को। यहाँ पे भी कोई छूटता नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में कुछ लोग इन्फॉर्मेशन के बिना रह जाएंगे, बराबर। अब इसके भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये जो तुम लास्ट दो क्वेश्चन करते जा रहे हो ना, अभी मैं जो बता पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, ये दो क्वेश्चन तो आएंगे जाएंगे 100%, बराबर नहीं, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। याद रखो ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला यूनिट है, बराबर। Grapevine may act as a means to bridge the communication gap between senior and subordinate. Plans, policies, and other to avoid the spread of rumors and gossip. Rumor, अफवाह, और gossip यानी ऐसे ही कुछ भी बात करना। रूमर એટલે अफवाह કહેવાય। एंड ग्रेपवाइन चैनल कैन बी यूज एज ए सपोर्ट सिस्टम। याद रखो ये न, ऐसा नहीं कि उसके कंपटीशन में चलती है कि फॉर्मल की जगह पे आपको इनफॉर्मल यूज करना है ना, फॉर्मल के साथ में ही चला जाना चाहिए। ग्रेपवाइन इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओपन सीक्रेट। सबको मालूम होता है, लोग बोलते थे किसी को बताना मत, तो तुझे बताने के जाने वाले को पता है कि तू किसी न किसी को बता देगी, समझे ना। तो इस तरह से एक जन बोलता है कि किसी को बताना मत, उसको पता ना चले ऐसा बोलेंगे, लेकिन पता चलने वाले इसको ओपन सीक्रेट बोला जाता है। दिस कैन बी यूज टू इन्फॉर्म इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन प्लान एक्सेट्रा, और सामने वाले से फीडबैक लेना। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसमिटेड स्विफ्टली, यानी एकदम फास्ट, अंडरलाइन करो, स्विफ्टली यानी फास्ट। और इसमें क्या, कि फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है, और ओपिनियन भी सामने वाले से तुरंत मिल जाता है आपको। वो लोग क्या सोचते हो उसके बारे में, जो डिसीजन तुमने लिया उसका रिव्यू करना आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंफ्लिक्ट यानी जो भी झगड़े हुए उसको दूर करना आसान हो जाता है। बिफोर दे बिकम क्रिटिकल, वो क्रिटिकल बने उससे पहले ये सब चीजें आसान हो जाती है। As Grapevine finds its way across the levels of hierarchy relationship, it can initiate and strengthen healthy human relations and pleasant working environment in the organization. इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, प्लेजेंट यानी खुशमिजाज एनवायरनमेंट बनेगा, बराबर, और उसको स्ट्रांग बना जाएगा एनवायरनमेंट को। Now the next is demerits of Grapevine communication. Informal communication does not follow lines of authority as is the case of formal communication. इसमें लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है सबसे पहली बात तो, इसीलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन का डिस्टोर्शन हो सकता है। कोई भी कुछ भी बात करता है क्योंकि किसी को भी कोई कंट्रोल नहीं है। और ट्रांसमिशन के टाइम के ऊपर यहाँ पे मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो अपना मसाला डाल के आगे बढ़ाएगा, समझे। समटाइम्स फॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में यूज इट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन बिगाड़ दी जाती है। Grapevine communication lacks authority as interpretation of the information may change at various levels and at the hands of people with different motives. लोगों के पास मोटिव अलग अलग है, लोगों के पास मकसद अलग अलग है, तो अलग मकसद से लोग अलग काम करेंगे। Grapevine communication may lead
टू फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन। फिल्टरिंग यानी उसमें छान ली जाती इन्फॉर्मेशन, जो काम की हो वही आगे बढ़ाएंगे। हमको जो लगेगा कि ये मेरे लिए काम का है तो वो आगे बढ़ाएंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, अपनी गलतियां छोड़ देंगे, दूसरे की गलती को हाईलाइट करके आगे बढ़ा देंगे ऐसा। As individuals may retain some of the important information and the filtered or incomplete, filtered का मतलब incomplete सबसे अच्छा, वही सामने वाले को ट्रांसमिट की जाती है। At times the informal communication, it is difficult इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, किसने क्या बात की, किससे बात की, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है कि नहीं उसको चेक भी नहीं किया जा सकता। और हम जब अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दे भी रहे, यानी किसी को इन्फॉर्मेशन कन्वे यानी पहुंचा भी रहे, तो भी कैसे पहुंचाएंगे, सिंपल ग्लैंस यानी नजर से भी। कई बार कोई बातें करते हो तो क्लास में टीचर कैसे आंखें निकालते हैं, वो खाली एक ग्लैंस यानी एक नजर से सामने वाला डर के बातें करना बंद कर देगा। फिर जेस्चर यानी एक्सप्रेशन, हाव भाव, स्माइल या फिर साइलेंस से, कभी सामने वाला कोई बात तुमसे मनवाना चाहता हो, तुमसे पूछ रहा है लेकिन तुम जवाब ना दो तो साइलेंस से डिसअप्रूवल हो गया। बिजनेस कम्युनिकेशन हैज इमर्ज एज द लाइफ लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक्टिविटी चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके बिना चल ही नहीं सकती, राइट। अब खाली ये केस स्टडी रहती है, और केस स्टडी में ना आपको नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके बारे में बताया जाएगा। वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन लिखा है ना, वो डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं आपको, लास्ट में डिफरेंस होगा। होना चाहिए वन वे टू वे का। ये पूछा था कि केस स्टडी में ना पूछ, कुछ सवाल निकाल के पूछते हैं इसके अंदर से, केस स्टडी में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में, बस खाली केस स्टडी बचेगी, ग्रामर कर चुके।